अपना गुरुकुल। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया था अपना वेक्टर का एक लेक्चर हम कर चुके हैं। वेक्टर के पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया उसको जान लेते हैं। वेक्टर में अब तक हमने जाना था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जान लिया, उनकी बेसिक डेफिनेशन जान ली। ये हमने वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा आपको बता दिया था, आइडिया दे दिया था कि एक एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है उसका आइडिया दे दिया था। आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? आज मैं आपको कुछ जानी मानी डायरेक्शंस बताऊंगा कि किस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको। उसके बाद हम एक एंगल का इक्वेशन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन चीजें करने वाले हैं। एक तो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा कि किस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम होता है या फिर किस तरीके से बोला जाता है डायरेक्शन को, ठीक है वो। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर। और तीसरी चीज जो वेक्टर के बीच के एंगल था उसके बीच का मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, ताकि आपको और क्लियर हो चीजें। तो बिना देरी किए हुए अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन वाली चीज बताना चाहूंगा बेटा। तो सबसे पहले आप देखो जैसे कि मैं कैसे बताता हूं आपको ये चीज। ये अपनी बेटा जनरली एक्सिस होती है, अपन ऐसे एक्सिस बनाते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया बेटा नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। ये डायरेक्शन अपनी होती है, आपको सबको पता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जो भी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है डन। अब क्या होगा बेटा, अगर आपके पास वेक्टर कुछ ऐसा हो, ठीक है, ये डायरेक्शन, ये 45 डिग्री है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच का कोई वेक्टर हो, तो इसको इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये डायरेक्शन है, ये 45 है, यानी कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाली डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे अपन, ये 45 डिग्री है। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसके बीच में कोई और वेक्टर को उसको क्या बोलेंगे वो देखते हैं अपन। लेकिन अभी ये चीज देखो, तो ये क्या होगा, वेस्ट साउथ, और सिमिलरली ये क्या है 45 डिग्री पे, ये होगा अपना साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बात अब तक समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर आपको आई गेस, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे कैसे ली जाती है। ये तो हो गई बच्चों जनरल डायरेक्शन की, भाई ये नॉर्मली 8 डायरेक्शन डिफाइन कर दिया हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, या फिर वेस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, इस तरीके की हमने डायरेक्शन शो कर दी। लेकिन जरूरी थोड़ी यही डायरेक्शन हो, डायरेक्शन तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, किसी तरह भी एंगल हो सकता है। तो अपने को जानना पड़ेगा कि वो कैसे अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक जगह वो कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, मान लो मैं ये एक बार ये रब कर लूँ, ठीक है। लो बेटा, लेट सपोज इस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको दो तरीके हैं। अगर मैं नॉर्थ वाली डायरेक्शन को ईस्ट में घुमा दूं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ का ईस्ट, अगर नॉर्थ को मैं ईस्ट में घुमा दूं कितना 60 डिग्री, तो मैं इस डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा, पहली चीज। और मैं इसको अगर मैं ईस्ट को नॉर्थ में घुमा दूं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन का जो नॉर्थ होगा, ईस्ट डायरेक्शन का जो नॉर्थ है, ईस्ट डायरेक्शन के नॉर्थ को अगर मैं 30 डिग्री घुमा दूं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री घुमा दूं, तो अपने पास ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो अपन इसके टर्म्स में लिखते हैं 30 डिग्री के एंगल पे क्या लिखेंगे, इसको 30 डिग्री, इधर लिख देता हूं 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ रहे हो बेटा कि ईस्ट का नॉर्थ है ये, ठीक है, किसका, ईस्ट का नॉर्थ है ये, समझ रहे हो। अब इस एंगल की टर्म से बात करता हूं, और इसको क्या बोलेंगे, ये 30 है तो ये 60 डिग्री, तो नॉर्थ को मैं ईस्ट में घुमाना पड़ेगा, यानी कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो फटाफट से इसकी बात करता हूं। मैं कहता हूं बेटा ये एंगल है 30 डिग्री, वापस से, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है मान लो। तो क्या हुआ बेटा, साउथ डायरेक्शन को अगर मैं वेस्ट की तरफ घुमा दूं, यानी कि साउथ का वेस्ट, किसका, साउथ का वेस्ट डायरेक्शन को 30 डिग्री घुमा दूं, साउथ को अगर वेस्ट में 30 डिग्री घुमा दूं, तो ये डायरेक्शन आती है, यानी कि इस डायरेक्शन क्या बोलूंगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, राइट, वेस्ट
ऑफ साउथ। और क्या बोलेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आप सोचो, जल्दी सोचो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, समझ गए होगे क्या बोलना है। मैं बता देता हूं आपको जो जो नहीं समझ पाए। ये 30 तो ये कितना 60। अब वेस्ट को मुझे साउथ की तरफ घुमाना है, किसका, यानी कि किस डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन का साउथ, यानी कि 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। समझ गए बात, जल्दी से। ऐसे कोई भी डायरेक्शन होगी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट से नोट कर लो जिसको भी नोट करना है ये सब। ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इतना बड़ा बनाने की बजाय क्वेश्चन ले रहे हैं कहीं भी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आपको पता होना चाहिए भाई 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या है। तो ये मैंने ध्यान से समझाया है आपको किस तरीके से क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो फटाफट से मैं रब कर रहा हूं इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन कर लेते हैं उस पे एंगल के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम, थोड़ा बहुत करा दिया था मैंने आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, ताकि आपका वो कंसेप्ट याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही जनरली एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब ये देखो यार, दो वेक्टर मैं कुछ दे रहा हूं आपको, चलो फिर करना आप सब। ये है 45 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये है 30 डिग्री, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ओके। एंड चलो कैसे करूं इसको मैं, ऐसे कर देता हूं, दिस इज 30 डिग्री अगेन। ठीक है, चाहे लग ना रहा हो लेकिन 30 डिग्री ये है सी वेक्टर। अभी अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आपके को क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन के बाद फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड पार्ट है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड पार्ट है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। फटाफट से दिमाग लगाओ। रूल क्या बोलता था बेटा, सबसे पहले आपको जिन जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, उसके बाद अपन एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ए और बी की। ठीक है बेटा, कभी मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं आपको क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको उसी टाइम पे क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही, क्वेश्चन मेरा पूरा पढ़ते जैसे मैं सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं उससे पहले आप पॉज कर दो, उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, खुद से अटेम्प्ट देने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। सॉल्यूशन देखते जाओगे सब कुछ होता जाएगा, लेकिन जब तुम खुद अप्लाई करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे साथ साथ खुद अप्लाई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि हाँ मैं ठीक कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं ए और बी के बीच का एंगल। ए वेक्टर को मैं ऐसे ही पढ़ा रहे तो बी को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। कैसे, बी को मैंने उठा के शिफ्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, मैंने इस लाइन को मैं ले आया किधर, ठीक है जी, ये कितना, ये पूरा का पूरा मैंने आगे लाइन बढ़ा दी, ये 30 और ये 90। ठीक है जी, ये 30 ये 90, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। तो ये कितना बचा 30 डिग्री एंगल हो गया। तो अगर मैं उसको उठा के इधर ले आऊंगा तो बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सेकंड दूसरा मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। तो ये अपना बी वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद ये बी वेक्टर ऐसे आ गया। शिफ्टिंग का क्या रूल था, एंगल चेंज होना नहीं चाहिए, एज इट इज उठा के शिफ्ट कर दो, यहाँ पे कर दिया। पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, इसको उठा के धक्का दिया, तो ऐसे धक्का दे दे इधर ले आया। ठीक है, तो ये एंगल 30, ये एंगल 45, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया अपने पास 30 + 45 दैट इज 75 डिग्री। बात आई समझ में, जल्दी जल्दी आ गई होगी। बी और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं एक बार, पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए बताना था मुझे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब बात करते हैं बी और सी के बीच का एंगल। बी का है ये है, सी का है ये है। ठीक है जी, वापिस से शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये टेल है, या तो सी को शिफ्ट कर लिया, बी को मैं वापिस से बी को शिफ्ट कर देता हूँ। तो भैया ये था बी वेक्टर, ये था 30 डिग्री एंगल।
ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो कर लोगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे भी कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताई दी, ये पूरा 180 है तो ये 30 है, 90 तो ये 60। तो अपने पास ये कितना आया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल कितना है, ये 30 और ये भी 60 डिग्री। तो एंगल बी और सी के बीच का कितना एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, बात है समझ में, क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो फटाफट से। ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल सिंपल सा दिख रहा था यार, नहीं दिख रहा तो अभी बता देते हैं। ए और सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब एंगल देख लो, ये 45 है, ये 90 है और ये 60 है। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 + 60 + 45। यार दिखने में 180 जैसा लग रहा है लेकिन 180 नहीं है, ध्यान से ये देख लेना, क्योंकि बनाते वक्त मैं एग्जैक्टली एंगल नहीं रखा ना मैंने, इसलिए तुम ये चेक करो कि एंगल कितना है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से देखो, ये एंगल 60, ये एंगल 90, ये एंगल 45। तो कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 4 19, तो एक 195 एंगल हो गया ये बेटा। 195 भी ठीक है ना, कैलकुलेशन करो तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लेना कितना, ये 90 है, 9 और 6 15 और 15 और 4, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 195 इज द राइट आंसर। तो 195 डिग्री आपके पास क्या आया, ए और सी के बीच का एंगल आ गया। क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया कि भैया दो वेक्टर के बीच के एंगल कैसे निकलते हैं। चलो फटाफट, अब यार फटाफट से ना मैं आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट है जल्दी से करा देता हूँ, साथ साथ आगे कभी यूज होगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी ना मैं इसको इतना टाइम देना सही नहीं समझता क्योंकि थ्योरेटिकल सा पार्ट है यार। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हेडिंग डालो फटाफट से। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर डालो हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जितने वेक्टर मेरे ध्यान में आएंगे उतने मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो लगभग सारे कवर कर दूंगा, फिर भी कोई नया नाम आया तो दोबारा बता दूंगा वो चीज, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या होता है बेटा, फटाफट से वेक्टरों के नाम लिखते हैं अपन। एक होता है इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। 5 प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर लिखते हैं इसको जनरली, कोप्लेनर वेक्टर। 6th कॉन्करेंट वेक्टर्स। 7th जीरो वेक्टर हो गए जनरली आई गेस। हाँ एक और ले लेते हैं, 8th कोलिनियर वेक्टर। 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा उनके बारे में, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, जितना मैं बताऊं उतना जान लो, उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जहां जहां उनका यूज होता रहेगा अपन इनको और एक्सप्रेसिव वे में कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है इसकी इक्वल वेक्टर की। तो भैया इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर, सबसे पहले इक्वल वेक्टर क्यों यूज करते हैं, दो वेक्टर हैं अगर उन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे बेटा, जब उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी। वेक्टर्स हैविंग वन सेम मैग्नीट्यूड, सेकंड सेम डायरेक्शन, थर्ड सेम यूनिट, ठीक है। सेम यूनिट, जनरली अपन दो तो ध्यान रखते, तीसरा ध्यान रखते, यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर और 1 न्यूटन इज इक्वल, ठीक है, एक और एक, भैया मान लो मैंने बोला कि यार एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इसकी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो भैया अब मैंने बोला कि ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भैया पहली कंडीशन देखी सेम मैग्नीट्यूड, हाँ सेम मैग्नीट्यूड है 1 और 1, ठीक है। सेम डायरेक्शन है जी बिल्कुल, लेकिन थर्ड डायरेक्शन क्या है, थर्ड चीज क्या है, सेम यूनिट है क्या इनकी। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर पर सेकंड चीज सेम है, दोनों चीज इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है और उनकी ये दोनों यूनिट है, तो कोई सेंस बन रहा है, कोई भी सेंस नहीं इस बात का, क्योंकि दो यूनिट अलग अलग है तो इनको कोई कंपेरिजन है ही नहीं। समझ लो बात को, फटाफट से देख लिया आपने, वेक्टर हैविंग इक्वल, ये वाला इक्वल का क्या है, दो वेक्टर है, दो से ज्यादा जितने वेक्टर्स है वो वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर तब कराएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जब उनकी डायरेक्शन सेम है और जब उनकी यूनिट भी सेम है। ये बात ध्यान रखना जरूर, ठीक है। सेकंड बात आती है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बच्चा क्या होता है,
इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया यार, अगर ए वेक्टर कुछ ऐसा है, ए वेक्टर कुछ ऐसा है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसको उठा के 180 घुमा दो, या तो ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको 180 घुमाना है अपने को। 180 घुमाने के बाद क्या हुआ, जहां टेल था वो हेड आ गया, जहां हेड था वहां टेल आ गया, तो ये क्या हो गया, लेंथ उतनी की उतनी रही, डायरेक्शन में और कोई चेंज नहीं आया, 180 डिग्री का चेंज आएगा बस, ठीक है। तो ये ए वेक्टर ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, उसको मैग्नीट्यूड सेम रखो, उसका बस डायरेक्शन को 180 कर दो, उसकी डायरेक्शन को एग्जैक्ट उल्टा कर दो। बात आ गई समझ में। दो वेक्टर आपस में कहलाएंगे। अगर मैं मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हैं, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो मैं कहूंगा बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है। मतलब ये चीजें थ्योरेटिकल है, लेकिन इनको अप्लाई करते हुए आपको पता भी लगेगा कि आपने अप्लाई कर दिया, आपको पता सब कुछ समझ में आ जाएगा ये चीजें, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे, जब एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 to 180 डिग्री के बीच में वेरी करते हैं, तो दो वेक्टर पैरेलल तब कराएंगे तो एक वेक्टर यहां पड़ा है चाहे एक वेक्टर वहां पड़ा है, अगर उन दोनों के बीच में जो एंगल है, मैग्नीट्यूड की हम यहां कोई बात नहीं कर रहे हैं, दोनों की यूनिट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर हैं नहीं, ठीक है। दो अलग अलग यूनिट वाले वेक्टर भी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है अब मैं इन दोनों कहूंगा ये पैरेलल वेक्टर है, हाँ है यार पैरेलल वेक्टर, ठीक है। दो यूनिट चाहे अलग अलग है, लेकिन वेक्टर तो पैरेलल है ना। वेक्टर पैरेलल होने की सिर्फ एक कंडीशन है, क्या, कि एंगल 0 होना चाहिए उनके बीच में। एंटी पैरेलल पे आते हैं। एंटी पैरेलल में भाई एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में, मतलब जिन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं आपस में, वो वेक्टर अगर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या मतलब है, अगर कोई भी वेक्टर, जितने भी वेक्टर अगर एक प्लेन में पड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। यहां बेटा बात एक चीज समझने की आती है कि क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, आंसर इज यस। आप सोच के देखना, कोई भी दो वेक्टर आप कहीं भी रख दो, ऐसे और ऐसे कहीं भी रख दो, ठीक है। मैंने ऐसे और ऐसे रख दिया, अभी तो ये एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं पैरेलल की शिफ्टिंग अलाउड होती है पैरेलली, तो मैंने इसको ऐसे उठा के यहां ले आया। अब एक प्लेन होगा जो इन दोनों से पास आउट हो रहा होगा, तो दो वेक्टर हमेशा 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 एक प्लेन में आएंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन बात अगर दो से ज्यादा वेक्टर की करूं तो जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि अब मैं बात करता हूं ऐसे, मान लो ऐसी कोई कंडीशन है, ये देखो ये कंडीशन है, इस टाइम पे अगर मैं इन दोनों वेक्टर की बात करूं तो इन दोनों से तो एक प्लेन पास आउट हो रहा है, लेकिन तीसरा क्या हो गया, बाहर आ गया। इन दोनों की बात करो तो इससे एक प्लेन पास आउट हो रहा है, लेकिन ये क्या आ गया, बाहर आ गया। इस तरीके से क्या होगा, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जो तीनों से पास आउट हो रहा। तो दो से ज्यादा वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये बात आती है अपनी कोप्लेनर वेक्टर की। कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, दो वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं लिख नहीं रहा इसको समझा रहा हूं, दो वेक्टर्स या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर वो कॉनकरेंट हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या फिर वो इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे होंगे। पहली लाइन तो समझ में आ गई कि वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी लाइन का मतलब है कि या तो वो इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे होंगे। उसका क्या मतलब बेटा, एक वेक्टर ऐसे पड़ा है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे पड़ा है, ये दो वेक्टर है अपने पास बेटा, ठीक है। इस टाइम पे दोनों कहीं ना कहीं भी वो मीट नहीं कर रहे, लेकिन हमें लाइन ऑफ जो ये पाथ लाइन है, पाथ लाइन कैसे नोट करते हैं, उसी वेक्टर के आगे और पीछे लंबी इनफाइनाइट लाइन खींच दो डॉटेड, उसको पाथ लाइन बोलते हैं। तो अब ये देखो, अब ये इनकी पाथ लाइन अगर मैच हो रही है, या तो वो सच में इंटरसेक्ट कर रहे हो या उनकी जो पाथ लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट वेक्टर कहलाएंगे। बात आ गई होगी समझ में। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कहां आते हैं बेटा, जीरो वेक्टर का मतलब होता है, अपने पास अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इक्वल वेक्टर पढ़ लिया, नेगेटिव वेक्टर पढ़ लिया, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, समझ में आ गया होगा। कोई भी समझना है कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये लेक्चर मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं आपको, मेरी स्पीड के साथ हमेशा चलते रहना, बहुत अच्छे से रहोगे। क्वेश्चन की बात आएगी बहुत प्यार से कराऊंगा, थ्योरेटिकल जहां जहां मुझे समझ में लगेगा कि मुझे स्पीड डाउन करनी चाहिए मैं स्पीड डाउन कर दूंगा। ये चीजें होती हैं जो हम कंसेप्ट में क्वेश्चन में अप्लाई करते करते सीख जाते हैं। स्टिल मेरा एक बार स्टार्टिंग में बताना फर्ज बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर डिफाइन किया गया है ऐसा, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 0 एंड हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका 0 मैग्नीट्यूड है और एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। पहली बात है जीरो मैग्नीट्यूड अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कोई वेक्टर मतलब एग्जिस्ट करेगा क्या, कुछ मजा आ रहा है, कोई बात में कोई मजा नहीं आ रहा, समझ रहे हो बात को। तो बात आ जाती है कि दिस जस्ट लाइक, मतलब इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इट्स लाइक ए डॉट। मैं इस डॉट की बात करूं तो ना तो इसका कोई हेड है ना इसका टेल है,
इसको मैं बहुत जूम कर दूंगा तो शायद इसका हेड और टेल बना दूं, लेकिन वही वाली बात है ना, बहुत ज्यादा जूम कर दूंगा तो एक मैग्नीट्यूड तो उसका ही गया ना। तो इस डॉट का भी एक मैग्नीट्यूड है, हालांकि जबकि डिफाइन क्या गया है, जीरो वेक्टर क्या है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। तो जीरो वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं, तो डायरेक्शन की कोई डिफाइन नहीं है, क्योंकि यार जीरो डॉट है, मान लो डॉट है तो डॉट की कोई डायरेक्शन डिफाइन है, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो एक बस जस्ट डेफिनेशन की तरह जान लो। तो दोबारा सुन लो, जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 डिग्री, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद आता है अपने पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, वो वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। एक ही लाइन पे लाई का क्या मतलब होता है बेटा, एक ही लाइन पे लाई का क्या मतलब होता है, इसकी पाथ लाइन को मैं बढ़ा देता हूं, एक ही ए वेक्टर है मान लो, इसकी मैंने पाथ लाइन को बढ़ा दिया। अब इस लाइन पे जितने भी वेक्टर पड़े होंगे ना, उसको अपन कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई? कोलिनियर वेक्टर क्या बोलेंगे, अगर एक ही पाथ लाइन पे जो भी वेक्टर पड़े हुए हैं उसको कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है बच्चे। इसके बाद एक वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो अपने बहुत यूज होगा, वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चे, नाम से ही कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, यूनिट का मतलब होता है वन। तो यार यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी कोई डायरेक्शन होती है, डिफाइंड डायरेक्शन होती है उसकी कोई। यूनिट वेक्टर क्या है, तो यार यूनिट वेक्टर हम क्यों काम में लेते हैं, यूनिट वेक्टर हम काम में लेते हैं कि यार जिसका हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, उस वेक्टर की, यूनिट वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई करते हुए मुझे क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी। तो बेसिकली डायरेक्शन के लिए बहुत यूज होता है यूनिट वेक्टर। बात धीरे धीरे कब समझ में आएगी, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और जब मैं आगे इसको यूज करूंगा। तो ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर इन सब पढ़ाए हुए वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। बात समझे बात को, ठीक है। तो फटाफट से ये टॉपिक अपना यही समाप्त करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा आज, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने टॉपिक, पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो, एक तो अपन ने एंगल पढ़े थे कि भैया एंगल, एक तो अपन ने पढ़ लिया कि डायरेक्शंस क्या क्या, कैसे कैसे डायरेक्शन को बोलते हैं, डायरेक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको वही ग्राफिकली कैसे बोला जाएगा और क्या किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने देखी, इक्वेशन कर लिया जिसमें एंगल डिफाइन कर लिए कि भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल, तीन वेक्टर के बीच का एंगल जो अपन ने डिफाइन किए थे वो क्या क्या थे, उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से सीख लिया अपन ने। और थर्ड टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में यहाँ पे नो वेक्टर लिखे, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोनकरेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। बात आ गई होगी समझ में सारी की सारी। कोशिश की है कि ये टॉपिक जल्दी से निपटाऊं मैं, ताकि आप आगे बढ़ सको इन चीजों को। और मैंने एक एक वेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ऐसा नहीं कि मैं भगाने के चक्कर में कुछ भी कर रहा हूँ, आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसको अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो भैया यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो डाउन करने का, तो खुद स्लो डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहीं पे ये चैप्टर को क्लोज करते हैं, ये चैप्टर नहीं सॉरी, ये लेक्चर क्लोज करते हैं। इसके बाद अपन आगे वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर में मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफाइनाइट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन करना। कोई भी डाउट आए अपन अपना टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, जिसके अंदर अपने स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, जिसमें क्या मेरा मोटिव रहेगा कि बच्चे अगर दिन में फ्री हैं तो बच्चे अपने क्वेश्चंस डाल दें, मैं भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और बच्चे आपस में क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरे को कनेक्टिंग द स्टूडेंट्स का फॉर्मूला पता है कि मेरे को स्टूडेंट्स को जोड़ना है आपस में, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना है। बेटा कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना, वो क्रिएट करना आप लोगों के बीच में। तो इस तरीके से अपन एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपस में एक दूसरे की हेल्प करने से हिचकिचाना मत। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, मैं क्वेश्चन खींच के, मान लो एक बच्चा फोटो डालता है और किसी को वो क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देगा वो बच्चा, ठीक है। इस तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। आज ये वेक्टर का लेक्चर तो अपन यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।